हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन से हमारी डेट आ जाएगी उसके अगले दिन से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। किसका? बुक्स का। जो भी मार्केट में जितनी भी बुक्स आई होंगी लगभग उन सभी के मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो उसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए देखिए, हम लोग आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये है शिल्पी प्रकाशन का। ठीक है, आपको थंबनेल पे देखिए बुक भी दिख रही होगी, बुक का एक फ़ोटो भी दिख रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही रहिए। आपको इसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट आसान हो सकते हैं, कभी मॉडरेट होगा तो कभी हार्ड भी आएगा। बस ये मत कहना आप लोगों की एक बहुत गंदी आदत है कि अगर किसी दिन कोई प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लाइट हो जाए तो तुरंत आके कमेंट में, सर जी क्या ऐसा सिलेबस ऐसा पैटर्न आएगा क्या, इतना सरल पेपर? भैया देखो, पेपर के बारे में हम नहीं जानते ना आप जानते हैं। हाँ ठीक है, पिछले पेपर टफ आए हैं, कभी सरल भी आए हैं, मेरिट ज़्यादा गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है। प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, बुक्स वालों ने अगर बनाए हैं तो हो सकता है कभी वो ईजी टू मॉडरेट जाते हैं, कभी कभार हो सकता है बीच में कहीं पे सरल हो जाए, कठिन हो जाए। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड मत करना। कंटिन्यू तरीके से जितने सेट पेपर कराए जाए, कंटिन्यू तरीके से बस करते रहना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सामान्य अध्ययन का जो है एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं आपके सामने, शिल्पी प्रकाशन का। और ऐसे ही हम लोग डेली ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं जरूर करिए। बहुत जरूरी है। चलिए, तो 51 नंबर देखेंगे, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें नहीं सम्मिलित है। तो देखो, जो जन स्वास्थ्य है और स्वच्छता, ये हमारे राज्य सूची में आता है। किस में आता है? राज्य सूची में। तो संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, तीन तरीके की सूचियां हैं। ठीक, इसमें जो राज्य सूची है ये हमारा स्वास्थ्य जो है इसमें आ जाएगा। राज्य सूचियों में कुछ और भी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे अदालतें होती हैं, राज्य की पुलिस होती है, जिला अस्पताल होता है, सफाई होती है, पशु होता है, सिंचाई होती है, कृषि होता है, सड़क होता है, वन रेलवे होता है, पुलिस होता है, वाट एवं जो नाप होता है, जो नाप तौल के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो, और पुस्तकालय भी जो जिस राज्य में जो होंगे उन्हीं के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारे राज्य सूची में होता है। ठीक, जो हमारी भारत की जो संविधान की जो अनुसूची है, इसमें अनुसूची 7 में 59 59 और ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 59 के 10वें पार्ट में संविधान संशोधन के बाद जो विषयों की एक सूची बनाई गई थी तो उसमें लगभग शुरुआत में जो थे 66 विषय थे। ठीक, और इनको जो है 3 खंडों में बांटा गया था। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में। चलिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये इन्हीं के अंतर्गत आती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपको वो 36 से 51 तक दिए गए हैं। लिए कहाँ से गए हैं? तो ये लिए गए हैं भाई आयरलैंड से। सॉरी, देखिए काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इस वजह से खांसी आ रही है। चलिए, तो समझ गए कि ये कहाँ से लिए गए हैं। बाकी जो भारतीय संविधान का जो हमारा भाग 3 है और भाग 4 है, ये मिलकर संविधान की आत्मा तथा ये चेतना कहलाते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की जो है आत्मा और चेतना किसको कहते हैं? तो भाग 3 और भाग 4 को जो है इसकी आत्मा और चेतना कहते हैं। बाकी जो पंचायतें हैं वो अनुच्छेद 40 में दी गई हैं। ये पंचायती जो है ये अनुच्छेद 40, ऐसे भी लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जीएस में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समझा के बताऊं, तो उससे फ़ायदा रहता है। जब फास्ट मोड वाली जो जीएस आएगी, अभी एक फास्ट मोड वाली 1500 क्वेश्चन स्पेशली आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए बनाए गए थे। हिंदी के 1500 क्वेश्चन और जीएस के 1500 क्वेश्चन आपको स्पेशली बनाए गए थे, जिससे वो फास्ट मोड में चलें और एक दिन में 50 क्वेश्चन हम लोग लगभग करें और वो कंप्लीट करा दें। वो आपको 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, 53 नंबर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 और 30 से, और इनमें से किसी से नहीं। तो जो शिक्षा का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार है हमारा, जो कि अनुच्छेद 21A के तहत जो है इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक, ये भाग 3 में हमको दे रखा है। किसमें? भाग 3। चाहो तो आप ऐसे लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और बी एन राव। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है दिया था, जो है 13 दिसंबर 1946 को।
जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसी को ऐतिहासिक प्रस्ताव था, ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इसी ने जो स्वतंत्रता भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और फ्रेमवर्क सुझाया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में 13 दिसंबर 1946 को संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है, ठीक है, कि भारत के किसी भी भाग में जो नागरिक रह रहे होते हैं, ठीक है, उनके जो अनुभाग को अपनी जैसे बोलने, उनकी बोली होगी, एक भाषा होगी, एक लिपि होगी, उनकी संस्कृति होगी, इसको सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक। अनुच्छेद 19 क्या कह अनुच्छेद 29 क्या कहता है? कहता है धार्मिक अल्पसंख्यक जो होंगे, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग होंगे उनकी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब कई तरीके के देखो अल्पसंख्यक होते हैं, धार्मिक जैसे हिंदू, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लोग धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, बौद्ध, जैन, ये हमारे यहाँ के ये हैं। भाषाई अल्पसंख्यक जैसे जो जिनकी भाषा कम बोली जाती होगी वो भाषा के अल्पसंख्यक हो गए। तो जो इनके जो भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक हों या धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक हों, उन सबको सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 24 क्या करता है? अनुच्छेद 24 जो है इसमें जैसे फैक्ट्री हो गए, खान हो गई, खदानें हो गई, इनमें जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है मतलब काम करने से रोकता है। फिर ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर 57 प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की मापन इकाई होती है और ये एक साल में चले गए जितने, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको एक साल में मतलब प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो देखिए, एक वर्ष में नापी गई रॉकेट की गति, रॉकेट से कोई मतलब नहीं है। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि के द्वारा चली, ध्वनि से हमें कोई मतलब नहीं है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी तो ये प्रकाश चाल कहलाती है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। फिर देखिए 58, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हमको बताना है, क्या हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, यार ब्लीचिंग पाउडर लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर तो अच्छा वो ब्लीच करने वाला था, अच्छा मेरे दिमाग में जो है खाने वाला पाउडर चल रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र बन जाएगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaO Cl3 Cl2 होता है, ठीक है। इसकी जो खोज की थी, इसका निर्माण जो सर्वप्रथम गैलेस्गो थे, एक चार्ल्स टैन्नेट, इन्होंने सन 1799 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पेज पे तो है नहीं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, तो देखो 24 कैरेट को जो है हम लोग 100% मानते हैं, वही कहा जाता है ना, खरा सोना कहा जाता है तो 18 निकालना है तो 18 को ऊपर परसेंटेज में निकालना है ना, तो 18 को ऊपर रखिए, 24 को नीचे रखिए और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, तो 6 3 18 और 6 चौक 24 और 4 से ये 25 बार चला जाएगा और 25 से ये 3 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 75 आ जाएगा। आपका आंसर कितना बन जाएगा? 75। फिर देखिए, संतरे में बहुतायत में होता है, तो खट्टा फल है, खट्टे फल में क्या होता है? विटामिन सी होता है, तो यहाँ पे आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक। जितनी भी दालें हमारी होती हैं लगभग सभी दालों में जो है हमारा ये पाया जाता है, क्या नाम, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे जो नींबू हो गया, संतरा हो गया, चीकू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गए, पत्तेदार सब्जियां भी होती हैं, और जो सुबह जैसे आप लोग चने खाते हो ना वो अंकुरित करके, तो उनमें भी विटामिन सी होता है। इसीलिए आपको जब दौड़ने जाते हो या जो लोग जिम करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि अंकुरित जो है ये खाया करें, ठीक। अंकुरित अनाज खाना जरूरी होता है, उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी शरीर में हड्डियाँ मजबूत करने के काम में आता है। 61 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभ सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। तो ये दिया तो राजेंद्र प्रसाद को गया था, ठीक है, लेकिन जब 1939 में त्रिपुरा में ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो बने थे सुभाष चंद्र बोस बने थे। ये दूसरी बार बने थे, 1938 में भी एक बार हरिपुर जो है अधिवेशन हुआ था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो जब ये सुभाष चंद्र बोस इसमें जो है अध्यक्ष बनाए गए तो गांधी जी को भाई बहुत बुरा लगा, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा गांधी जी पट्टाभ सीतारमैया को बनाना चाहते थे, तो गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और भाई सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बहुत समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो है गांधी जी की इज्जत रखते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस की जगह उसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए 62 नंबर देखेंगे,
सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सलाल पन बिजली परियोजना जो है ये हमारी जम्मू कश्मीर की है। अब झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास ये लगभग सारी नदियां जो है वहाँ से ही निकलती हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा हो सकता है। तो सलाल पन बिजली जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी जो लिखी हुई है ये चिनाब नदी पर है। ये एक बिजली परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक, इस परियोजना को जो है सन 1920 ईस्वी में प्रोजेक्ट किया गया था। फिर जो इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 1961 में हुआ, कह सकते हैं इस पर जो अध्ययन किया गया वो 1961 में पूरा हुआ और 1970 में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ तथा राजस्थान, इन जो है स्टेटों को और जो केंद्र शासित प्रदेशों को जो है ये क्या करता है, लाभान्वित करता है। फिर बसंत विषुव पूछा जा रहा है, बसंत विषुव ये कब होता है? 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर को? तो बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। बसंत विषुव या इसे महाविषुव या मार्च विषुव भी कहते हैं। ठीक है, और इस तिथि को ही उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हमको होता है। 64 नंबर, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्युमिनियम? तो जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा उत्पाद के लिए फेमस है। यहाँ पे तांबा का उत्पाद होता है। ये जयपुर जो खेतड़ी है ये जयपुर नगर के अंतर्गत आता है और जयपुर से लगभग 128 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये नगर जो है ये पर्वत के मतलब पर्वत से चारों ओर से घिरा हुआ है और बहुत बढ़िया जगह है। खेतड़ी जो है भारत का एकमात्र जो है तांबा उत्पादक संस्थान है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है इसकी मतलब इसके अंतर्गत आता है। खेतड़ी परियोजना जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिला जो है, खेतड़ी नगर में तांबा परियोजना काफ़ी पहले से प्रारंभ है, जब ये कह सकते हैं कि इसके साक्ष्य जो है जो मुगल काल था तब से मिल रहा है। ठीक है, फिर 65 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। तो काजीरंगा असम में हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, लगभग 2/3 यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे हैं और राष्ट्रीय उद्यान को सन 1985 ईस्वी में जो है विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था और इसको जो ये पार्क जो है इनको बाघों का भी घर कहा जाता है। बाकी जो विश्व विरासत जो स्थल होते हैं, विश्व विरासत जो सूची होती है, इनमें जिन जिन चीज़ों को शामिल किया गया है इसके लिए हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा और उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कौन कौन से विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इसमें 3 नदियां सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, इसमें जो है 3 नदियां सम्मिलित की जाती हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहाँ पे आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र ही मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये तंत्र जो है इनके फैलाव, क्योंकि एक नदी से तो बन के बनी नहीं है, ये कई नदियों से मिलकर बनी हुई है, ये कई नदियों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इनको तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु नदी, ये तीनों नदियां जो हैं ये सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी का मतलब क्या होता है? सदा नीरा नदी का मतलब होता है जिसमें 12 मास पानी कम नहीं होता है, मतलब कम होने का मतलब खत्म नहीं होता है, चलती रहती है। बरसाती नदियां जो होती हैं वो बरसात में तो पानी बहती हैं, उसके बाद वो सूख जाती हैं। चलिए 67 नंबर, बैंक दर यहाँ पे क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या होता है? साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली बैंक आधिकारिक ब्याज। तो देखो, जब देश हमारे जो बैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ौदा बैंक है, इंडियन बैंक है, तो जो भी है, ठीक है, जितने भी जो 14 बैंक हैं ये डेली की डेली जो है बैंक से पैसा उधार लेते हैं अपनी डेली रूटीन को पूरा करने के लिए, और शाम को मतलब ये ओवरनाइट के लिए लिया जाता है, एक रात के लिए, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जो देश के जो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो मतलब जब बैंक ने कहा कि भैया हमारा जो निकासी और जमा होगा तो उसके लिए हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको शाम को पैसा वापस कर देंगे, तो उसके ऊपर जो केंद्रीय बैंक होता है वो थोड़ा सा ब्याज लेता है। ठीक, तो यही जो ब्याज होता है ये बैंक दर कहलाता है। इसी को ओवरनाइट कर्ज भी कहते हैं, ये याद रखना। चलिए 68 नंबर, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा?
तो जो अगर आरबीआई जो है नगद कोषानुपात को घटा दे तो बढ़ जाएगी, जो उसका साख सृजन होगी वो बढ़ जाएगी। नगद कोषानुसार का मतलब क्या होता है? CSR होता है, CRR होता है, सॉरी CSR नहीं CRR होता है, ठीक। CRR, अगर CRR को घटा देंगे तो जो साख सृजन होगा उस पर नकदी का प्रभाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर CRR बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का जो है बड़ा हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा, और इसके बाद जो है बैंकों का कामकाज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ग्राहकों को देने के लिए उनके पास कर्ज ही नहीं बचेगा, ठीक है, रकम ही नहीं बचेगी जो कर्ज दे पाएँ। 69 नंबर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो भैया देखो, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें क्या होगा कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। तो जो पूंजीवाद लोग होते हैं उनके निजी अधिकार होंगे, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य को लाभ अर्जित करना होगा, तो वो अपने लाभ को अर्जित करने के लिए ही सारे काम करते हैं। 70 नंबर, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ठीक है, चलिए तो ये मैं आपको बता तो देता हूँ, लेकिन ये देखिए हर पेपर में लगभग तीन पेपर आप जीएस के करिए, उसमें 3 पेपर में एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन ऐसा देखने को जरूर मिलेगा, या तो 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, या कोई नोट दे देंगे उसके ऊपर किसके साइन। तो आपको पता है कि इस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक। वित्त सचिव के साइन किस नोट पे होते हैं? वित्त सचिव के साइन किस नोट पे होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1923, 1924, 1925 या 1922? तो 1924 में बेलगांव में ये हुआ था, ठीक है। कौन सा था ये? 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, और ये एकमात्र अधिवेशन के ही अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो की बात करेंगे तो वो कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर किसी मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भाग लिया था और वहाँ की अध्यक्षता की थी। चलिए, फिर वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? देखिए, संहिता कहलाते हैं, मतलब संहिता, ब्राह्मण, अरण्य या उपनिषद। तो वेदों के जो गद्य होते हैं, ठीक है, वेदों के जो गद्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या होता है? इस ग्रंथ में जो है मंत्र का व्याख्यात्मक जो है गद्य भाग दिया होता है, इसमें कर्मकांड की विवेचना दी होती है। जो संहिता होता है ये मंत्र भाग होता है, इसमें यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। जो अरण्य होते हैं इसका मतलब होता है अध्यात्म परक जो होता है, विवेचनात्मक युक्त जो होते हैं, मतलब जो अर्थ के पीछे के उद्देश्य की विवेचना इसमें होती है। उपनिषद जगत के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन वाला भाग होता है। चलिए, 73 नंबर देखिए, पराध्वनि गति का मापन किस इकाई के द्वारा होता है? मैक, नॉट, रिएक्टर या हर्ट्ज? तो ये मैक के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? मैक के द्वारा होता है। जो एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.852 किलोमीटर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। एक फायदम बराबर कितना होता है? तो 8 मीटर होता है। भूकंप की तीव्रता किसके मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो वो तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और रुधिर में 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 90% तक जल होता है, और 10% जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि होते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। फिर 75 नंबर देखेंगे, जल को साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? खारा जल, भारी जल, मृदु जल या संक्रमित जल? तो जल जो है साबुन लगा पाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है तो उसे भारी जल कहते हैं। D2O होता है, D2 होता है, D2O हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज जो हम लोगों की जो यहाँ पे जीएस की क्लास थी, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ सरल भी थे, कुछ कठिन भी थे, तो वो यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, PDF सेव हो गई थी? PDF तो अभी नहीं सेव हुई है, सेव भी हो गई होगी, कोई बात नहीं, दोबारा सेव हो जाएगी। चलिए, तो जो आज की क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।